अगर मेरा कोई भी फूड प्लान नहीं वर्क होता है ना तो मैं फास्टिंग रेकमेंड करता हूँ। ओके। जिसको हम कहेंगे ब्रह्मास्त्र। अच्छा। एक अपने कल्चर में ना ब्रह्मास्त्र, मतलब जहां सारे अस्त्र फेल जाते हैं वहां वो ब्रह्मास्त्र छोड़ दो, वो काम करेगा। तो फास्टिंग इज लाइक अ ब्रह्मास्त्र। ये भ्रम है कि हम खाएंगे तो ही हमें एनर्जी मिलती है, हम नहीं खाएंगे तो एनर्जी नहीं मिलती है। ऐसी बात नहीं है। तुम नहीं खाओगे तो स्टॉक में से एनर्जी मिलती है। हुसैन बोल्ट, उसको बोलो तुम दबा के खाओ और फिर दौड़ो, दौड़ेगा क्या वो? बिल्कुल, वो खाली पेट दौड़ेगा। जो मराठी नाट्य संगीत है, किसी भी कलाकार को बोलो कि तुम दबा के खाना खाओ और फिर गाना गाओ, नहीं गाएगा। मेरा टारगेट था हाइपरट्रॉफी। ट्रेडिशनल जिम में करता नहीं था और योगा से कोई परिणाम नहीं होता था, तो मुझे ट्रेडिशनल जिम और योगा का एक ऐसा मिश्रण, संतुलन चाहिए था कि तो दिखे योगा जैसा। इट शुड लुक लाइक योगा बट इट शुड रिजल्ट लाइक ट्रेडिशनल जिम्नेशियम। तो ये धन्वंतरी योग की खोज जो है वो इस दृष्टि से हुई। तो हमारा पहला हो गया डेफिनेशन, एसिड अल्कली बैलेंस, वो रिपेयर करोगे, बाद में फ्रीडम। अब फिर क्या खाते ही रहना है क्या? कभी कभी रुको भाई। तो जैसा आपने ये बताया कि खाने में ज़रूरी क्या क्या है ना, 40 जो वो है एसेंशियल्स हैं, तो आप हमेशा इसमें भी स्ट्रेस करते हो कि खाना नहीं भी खाना चाहिए, मतलब किस इंटरवल पे खाना नहीं खाना चाहिए जी, या इंटरवल पे कुछ नहीं खाना चाहिए, जिसको आप फास्टिंग कहते हैं। फास्टिंग कहते हैं। तो ये क्यों ज़रूरी है, ये क्या होता है, मतलब इसका क्या फ़ायदा है? फास्टिंग इस शब्द से मुझे बहुत नफरत थी सिंस बीइंग अ फूडी। फास्टिंग के क्या अहमियत है, क्या महत्व है उसकी? एंड दैट इज रिफ्लेक्टेड इन माई सेकंड बुक। जो फास्टिंग का मेनू मैंने दिया है, वो मेनू अगर आप पढ़ो तो लोग हंसेंगे, भैया इसमें फास्टिंग कहाँ है? उसमें प्रोटीन शेक है, उसमें राजगिरा पूरी है, उसमें श्रीखंड है, पोटैटो भाजी है, एवरीथिंग अपन रेल चेल बोलते हैं ना, जितना मन है खाओ। लेकिन उसको टाइटल दिया है मैंने फास्टिंग का मेनू। ओके। शायद उस समय मैं भी उतना अवेयर नहीं था फास्टिंग की महत्ता के बारे में, और शायद वो मुझसे भूल भी हुई है। मतलब लेट मी कन्फेस कि आई एम नॉट ऑलवेज राइट। और बाद में मेरी बात समझ में आई है कि जिस दृष्टि से फास्टिंग को देखना चाहिए वो मैं चूक गया वहाँ, एंड देन आई करेक्टेड ऑफ कोर्स। अब तो मुझे लगने लगा है कि खाना जितना इम्पोर्टेंट है उससे ज़्यादा न खाना इम्पोर्टेंट है। और ये बिल्कुल टॉपसी टर्वी, मतलब जो व्यक्ति खाने के प्रति जो उसकी भूमिका थी, अब वो भूमिका बिल्कुल उलट हो गई है। क्योंकि फास्टिंग आपके शरीर में जो क्रिएट करता है, आई रिपीट, फास्टिंग आपके शरीर में जो क्रिएट करता है वो फूड नहीं क्रिएट कर सकता। वो 7.4 फूड हो, एसिड अल्कली बैलेंस हो, 40 घटक हो, फलाना हो, ढमका हो, कलरफुल हो, जो भी है, दोनों का दायरा अलग है, दोनों का काम अलग है, और दोनों का एक मेल होना चाहिए। जब दोनों का मेल आपकी जिंदगी में हो तो ही आप स्वस्थ रहोगे। चलो भले अच्छा खाओ, विदाउट मैनमेड केमिकल्स खाओ, कलरफुल खाओ, फिर भी फास्टिंग के जो बेनिफिट्स है वो फूड से नहीं मिल सकते हैं। तो फास्टिंग के क्या बेनिफिट्स है वो ड्यूरेशन पर डिपेंड करता है, आप कितने आवर्स का फास्टिंग करते हो। ओके। फास्टिंग का सबसे अहम, प्रथम और प्राइमरी बेनिफिट क्या है? जिस इंसुलिन के बारे में हम बात करते थे वो इंसुलिन की लेवल कम होती है। ओके। फास्टिंग में ग्लूकोज की लेवल कम होती है, इंसुलिन की लेवल कम होती है, और जो इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं उस रेजिस्टेंस से हम बाहर आते हैं। मैं परमानेंटली नहीं, लेकिन जब तक फास्टिंग करते हैं तो उस समय बाहर आते हैं। और अगर फास्टिंग और फीडिंग का आप एक संतुलन बनाए रखोगे तो बिल्कुल रेजिस्टेंस से बाहर आ जाओगे। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस,
जिसकी वजह से 4 बीमारियां की बात की थी मैंने, डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, वो 4 बीमारियां जिस इंसुलिन की वजह से होती है, उसकी पकड़ से बाहर आने के लिए फास्टिंग इज द सेफेस्ट एंड मोस्ट पोटेंट रास्ता है ये। और उसके बारे में मैंने उतना ध्यान नहीं दिया था मेरे शुरुआत के दिनों में। ओके। बिकॉज आई नेवर लाइक फास्टिंग। खाली पेट मुझे नहीं, आई कैन नॉट टेक इट। तो ये आया कहाँ से फिर फास्टिंग? जब बात नहीं बनती थी तब मुझे पता चला कि खाने से बात नहीं बन रही है। हाँ। और बात तो बननी है। हाँ। तो फिर क्या करें? तो फिर पता चला फास्टिंग इज द रेमेडी। जब फूड हार जाता है, थक जाता है, हाँ। मैं फूड करने वाला, फूड देने वाला, खिलाने वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन जो फूड हार जाता है तब फास्टिंग काम करता है। ओके। मुझे पता चला कि नहीं, फास्टिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट। फिर मैंने फास्टिंग का प्रयोग करना शुरू किया। 8 घंटे का फास्टिंग, 10 घंटे का फास्टिंग, 15 घंटे का फास्टिंग, 18 घंटे का फास्टिंग। मैंने 5 दिन तक उपवास किया है, कंटिन्यूस 5 डेज, नो फूड। मतलब जब मैं खाता था तो उसके भी बहुत सारे प्रयोग किए मैंने, और जब नहीं खाता था उसके भी बहुत प्रयोग किए। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले एपिसोड में कहा था, लॉजिकली यू कैन डिबेट विथ मी ए नंबर ऑफ टाइम्स, बट एक्सपीरियंशियली क्या डिबेट करेंगे। तो फास्टिंग का अनुभव मैंने लिया। फिर फास्टिंग के इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है, फास्टिंग से फैट बर्निंग होता है, फास्टिंग से ग्रोथ हार्मोन होता है, फास्टिंग जिस इन्फ्लेमेशन के बारे में हमने बात करी थी, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इज अ कैनवास फॉर मेनी अदर डिसीजेस, वो जो इन्फ्लेमेशन है ना, वो भी फास्टिंग से कम होता है। ओके। तो फास्टिंग, मेरी दृष्टि में फास्टिंग इज लाइक पैनेशिया। अगर मेरा कोई भी फूड प्लान नहीं वर्क होता है ना तो मैं फास्टिंग रेकमेंड करता हूँ। ओके। जिसको हम कहेंगे ब्रह्मास्त्र। अच्छा। एक अपने कल्चर में ना ब्रह्मास्त्र, मतलब जहां सारे अस्त्र फेल जाते हैं वहां वो ब्रह्मास्त्र छोड़ दो, वो काम करेगा। तो फास्टिंग इज लाइक अ ब्रह्मास्त्र। एक सिर्फ उसमें बात है, गो स्लो, धीरे धीरे करो, आदत डालो एंड इट विल वर्क। और अगर ब्लेंडेड विथ प्रॉपर फूड तो फास्टिंग बिल्कुल काम करेगा। तो फास्टिंग में भी एक किसी प्रकार का फूड खाया जाता है या बिल्कुल नहीं खाया जाता? बहुत सेंसिटिव सवाल पूछा है आपने। हाँ। इस बात पर बहुत सारे वीडियोस है। हाँ। आप गूगल करो कि व्हाट इज अलाउड इन फास्टिंग। हाँ। और फिर बोलेगे एप्पल साइडर विनेगर अलाउड है, फलाना अलाउड है, ढमका अलाउड है, वो बुलेट कॉफ़ी अलाउड है, बहुत सारे 10-12 वो लिक्विड बताएंगे। लेकिन जहाँ तक 7.4 का सवाल है, 7.4 की फास्टिंग में CMD, कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स, मतलब सिर्फ जिसमें वो मिनरल्स होते हैं कि जो इंसुलिन शूटअप नहीं करते हैं, शुगर शूटअप नहीं करते हैं, वो कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स पानी में। और आजकल मैंने ऐड किया है होल लेमन, नींबू। अच्छा। एक दिन में अराउंड 20 कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स और एक नींबू उसके साथ में या उसके साथ में विथ स्किन। नींबू मतलब निचोड़ा हुआ नींबू नहीं, हाँ। विथ स्किन। थोड़ा सा पानी ले लो, नींबू डालो, वो जो मिक्सी रहता है उसमें घुमाओ, हाँ। फिर इट बिकम्स अ पल्प, उसमें और पानी डालो, उसमें CMD ड्रॉप्स डालो, और वो जो लिक्विड है वो आप फास्टिंग पीरियड में ले सकते हो। दैट इज ओनली लिक्विड अलाउड फ्रॉम 7.4 पर्सपेक्टिव। ओके। वो आप करो, आपका कल्याण हो जाएगा। जो कल्याण फूड से मैं नहीं करा सकता आपका, वो फास्टिंग से होगा। फास्टिंग से आपकी स्किन ग्लो होगी, क्या क्या नहीं होगा। मतलब अभी मुझे तो लगता है कि वो फूड का पक्ष छोड़ के हो सकता है आगे 2-4 साल के बाद मैं फास्टिंग के पक्ष में आ जाऊँ। आई एम सो मच इम्प्रेस्ड नो बाय फास्टिंग। मैं करता हूँ, मैं करवा लेता हूँ, और हमारी फास्टिंग की टीम है जो एक दूसरे को याद दिलाते हैं, भाई आज चतुर्थी है फास्टिंग करना, भाई आज एकादशी है फास्टिंग करना। एंड एक चढ़ावड़ कि तुम आगे क्या मैं आगे, चलो मेरा इतना वर्ष का फास्टिंग हुआ, तुम इतना वर्ष का फास्टिंग हुआ। बहुत हम एंजॉय करते हैं। नाउ वी हैव स्टार्टेड एंजॉइंग फास्टिंग एंड इट इज एंजॉयबल प्रोसेस। लेकिन शुरुआत में वो पेनफुल लगता है थोड़ा, वो आदत की फिर बात है। होता क्या है ना, आई टेल यू, होता क्या है, हमारी जो बॉडी है ना वो ग्लूकोज डिपेंडेंट है प्राइमरीली। ये थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है, बट उतना ही मैं उसका संदर्भ दूंगा एंड विल प्रोसीड। फास्टिंग में वो बॉडी फैट डिपेंडेंट हो जाती है।
अच्छा। एंड वंस यू हैव दैट मच फैट इन योर बॉडी, बॉडी टेक्स केयर। जो देखो सिंपल सी बात है, आज हम दिन में 3 या 4 बार या 5 बार भी खाते हैं, क्योंकि जोमेटो हम फ़ोन करते हैं, होम डिलीवरी हो जाती है। 20, 25, 40 हज़ार साल पहले, 1 लाख साल पहले कोई जोमेटो था क्या? कोई शॉप था क्या? तो उस ज़माने में जो आदमी औरत जो भी इस भूमि पर रहते थे, उनको कभी कुछ मिलेगा खाने को, नहीं मिलेगा खाने को, कोई अनसर्टनिटी थी। सो आवर बॉडी इज इवॉल्व ऑन द कैनवास ऑफ अनसर्टनिटी एंड नॉट ऑन द कैनवास ऑफ सर्टनिटी। ओके। तो मेरी दृष्टि में 4-5 बार खाना, 3 बार खाना, ये सही नहीं है। हमारी बॉडी उसके लिए तैयार नहीं है। 2-3 दिन में कभी कभार खाना मिलेगा हमको खाने को। इस माहौल में हमारी बॉडी जो इवोल्यूशन हुआ है, इस माहौल में हुआ है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद, ये जो टेक्नोलॉजी बढ़ने के बाद, ये 2 बार 4 बार 5 बार खाने का, रात को 12 बजे उठ के फ्रिज खोल, उस एक समय फ्रिज कहाँ था? तो बात खत्म। तो हमारी बॉडी फास्टिंग के लिए डिज़ाइंड है, लेकिन ये मानने के लिए मुझे बहुत साल लगे कि ये हमारी बॉडी फास्टिंग के लिए डिज़ाइंड है और फूड के लिए डिज़ाइंड नहीं है। जब खाना है सही खाना है, अगर नहीं खाना है तो फास्टिंग करना है। और फास्टिंग से बहुत सारे रोगों पर भी इलाज होता है। एक ज़माने में, अगर उस समय वो एलोपैथी भी नहीं थी, होम्योपैथी भी नहीं थी, उस समय वो सिर्फ धूप में लिटा के और डिसीजेस उनके ठीक होते थे। मतलब बहुत साल पहले की बात का, उसमें भी तथ्य है, उसमें भी सत्य है, उसमें भी इम्पोर्टेंस है। तो इस तरह का फास्टिंग करके हम काम भी कर सकते हैं? बिल्कुल काम कर सकते हैं। जो भी डेली रूटीन यस, भी आपका 7 दिन 5 दिन जब मैंने फास्टिंग किया था, उस ड्यूरिंग दोज 5 days आई टुक सेशंस, आई टुक सेमिनार्स, आई हैड मीटिंग्स, आई वेंट आउट, आई ट्रैवल्ड, आई ड्रोव द कार। ये भ्रम है कि हम खाएंगे तो ही हमें एनर्जी मिलती है, हम नहीं खाएंगे तो एनर्जी नहीं मिलती है। ऐसी बात नहीं है। तुम नहीं खाओगे तो स्टॉक में से एनर्जी मिलती है। ये जो शरीर में हमारा फैट जो जमा हुआ है, उसमें से एनर्जी मिलती है। हमको सिर्फ उस एनर्जी को पाने की हमारी व्यवस्था जो है वो थोड़ी सी क्रूड है, वो फाइन हो जाएगी, इफेक्टिव हो जाएगी, एफिशिएंट हो जाएगी, तो फिर आपको भूख नहीं लगेगी। और क्या बताऊं, खाली पेट रहना ये एक परमात्मा की कृपा है, मैं मानता हूँ। अब आप तो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट है, आप एक्टर है, काम करते हो, कोई गाने वाला है, कोई दौड़ लगाने वाला है। बस आप खुद को एक सवाल पूछो, हुसैन बोल्ट, उसको बोलो तुम दबा के खाओ और फिर दौड़ो, दौड़ेगा क्या वो? बिल्कुल, वो खाली पेट दौड़ेगा। जो मराठी नाट्य संगीत है, किसी भी कलाकार को बोलो कि तुम दबा के खाना खाओ और फिर गाना गाओ, नहीं गाएगा। तुम एक्टर हो तो तुम खाली पेट हो तो तुम्हारी एफिशिएंसी फुल स्विंग में रहती है। करेक्ट। तुम खाओगे तो तुम डिले पड़ते हो, स्लगिश हो जाते हैं, स्लगिश हो जाते हो, तंद्रा निद्रा आ जाती है, लेटने को जी करता है। बिकॉज फिजियोलॉजी इज सच दैट योर लिवर नीड्स लॉट ऑफ अटेंशन, इसलिए बाकी सारी एक्टिविटी हमारी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो फास्टिंग का बहुत महत्व है। और अभी मैं करता हूं और करा के भी लेता हूं। फास्टिंग का सबसे बड़ा काम कि जो कोई भी फूड नहीं कर सकता है, माधव जोशी का रिकमेंडेड फूड भी नहीं कर सकता है, वो है हमारे शरीर में जो भी मिसफोल्डेड प्रोटीन बोलते हैं। इट इज टू टेक्निकल टर्म, आप इतना सुन लो। मिसफोल्डेड प्रोटीन मतलब जो शरीर में हमारा प्रोटीन सिंथेसिस होता है, वो अगर सही ढंग से नहीं हुआ फॉर सम रीजन और द अदर, वो मिसफोल्डेड प्रोटीन शरीर में जमा होते हैं और जमा होने की वजह से शरीर में व्याधियां पैदा होती है। जब आप तीसरे दिन के बाद फास्टिंग करते हो, चौथा दिन, 5वां दिन, 6ठा दिन, तो ये सारे जो मिसफोल्डेड प्रोटीन जो जमा हुए हैं शरीर में, वो भी, उसको भी अपना शरीर फूड समझता है और वो तोड़ के खाता है। तो उससे जो बीमारियां पैदा होने वाली होती है वो नहीं होती है। मिसफोल्डेड, उसको ऑटोफेजी बोलते हैं। मतलब खुद के शरीर में जो भी डेब्री है, अनवांटेड जो बातें हैं, जो प्रॉब्लमेटिक मॉलिक्यूल्स है, वो बॉडी अपनी खा जाती है। वो फास्टिंग का सबसे बड़ा
मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस एक तरफ जहाँ से स्टार्टिंग किया था हमने, और ऑटोफेजी लास्ट, इसके दायरे में सारे आवर्स के अनुसार हमें फास्टिंग के बेनिफिट मिलते हैं। तो मुझे सबसे विनती है, फास्टिंग करो, और फास्टिंग करो। 7.4 में क्या रिकमेंडेड फॉर्मेट है? चतुर्थी 24 घंटा फास्टिंग करो, एकादशी 36 आवर फास्टिंग करो। ये मेरी तरफ से मैं प्रोटोकॉल दे रहा हूँ आपको, करे वही तो चल रहा है ना, क्या करे तो क्या करे, तो क्या करे, फास्टिंग करना है तो इस तरह से फास्टिंग करो। एकादशी 36 तास 36 आवर्स, और चतुर्थी तो 2 चतुर्थी होती है, 2 एकादशी होती है महीने में, तो महीने में 4 बार फास्ट करो, इतना पर्याप्त है और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और जब मैं डिटॉक्स शिविर लेता हूँ, लास्ट टाइम मैंने पोस्ट किया था ग्रुप में, तो 3-4 महीने में डिटॉक्स, वहाँ हम फिर 36 आवर से भी आगे नहीं करते, 5-5 दिन का उपवास करते हैं, बट दैट इज इन प्रेजेंस, इन माई प्रेजेंस, इट इज़ नॉट इन एब्सेंस। बाकी का जो हम काम करते हैं कि आप घर में जाओ, ये खाना खाओ, खाना मेरे एब्सेंस में आप खा सकते हो, लेकिन भूखा मेरे सामने रहना है। आई कांट अलाउ पीपल टू फास्ट एक्सटेंडेड टाइम एट देयर होम। तो हम साथ में मिलते हैं, होटल बुक करते हैं, वहाँ रहते हैं, फिर मेरे सामने सामने फास्टिंग होता है। और क्या बताऊँ आपको, ये कमाल है, क्या बताऊँ आपको, होटल लोग 5 होटल में जाके फास्टिंग करते हैं, होटल में जाके फास्टिंग करते हैं, और बहुत मज़ा आता है उसमें। डायबिटीज से लेकर, बीपी से लेकर, इरिटेशन से लेकर, बाउल से लेकर, नींद से लेकर, सारी बीमारियां इस तरह से छू हो जाती है ना फास्टिंग में। मतलब सही खाओ, सही फास्टिंग करो। सही खाने का फॉर्मूला मैंने दिया है, अब मैं आपको फास्टिंग का फॉर्मूला दे रहा हूँ। सिर्फ अगर 36 तास तक करना है, 36 आवर्स तक करना है, अपने घर में करो। उसके आगे जाना है या किसी एक्सपर्ट या जानकारी व्यक्ति के साथ करो, या मुझे कॉल करो, बट इट हैज़ टू बी ऑब्जर्व बाय समबडी एल्स अदर देन दैट पर्सन। ये फास्टिंग की महत्ता है। मतलब कंसल्टेशन से लेकर फास्टिंग तक, ये ऐसा जो जर्नी रहा, फूड से लेकर खाली पेट तक। हाँ। शुरुआत फूड से हुई, लेकिन अंत हमारा खाली पेट होना है। यस। और ये जो ये काम मैं कर रहा हूँ, अब लोग मुझे पूछते, आपको शायद भीष्मराज बाम, आपने नाम सुना होगा, नासिक में एक इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर थे, अब वो नहीं रहे। मैं उनका फैन था, एंड ही वॉज ऑल्सो माई फैन। तो एक बोलते, एक पागल दूसरे पागल को मिलने आया है। जब वो आते थे ना मुझे मिलने, ही वॉज वेरी सीनियर पर्सन, भीष्मराज बाम, आपने सुना होगा। वो जो सचिन तेंदुलकर, ये जो दौड़ लगाने वाले क्रिकेटर्स, उनके वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के रूप में उनको वो गाइडेंस देते थे। करेक्ट। ही वॉज हिज वेरी सीनियर पर्सन, उसने बहुत किताबें भी लिखी है। तो उन्होंने मुझे एक सवाल पूछा था, एंड दैट वॉज ऑल्सो टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ, दूसरा टर्निंग पॉइंट, कि माधव तुम ये सब कर रहे हो, मुझे मालूम है तुम पागल हो, उनको मालूम था मैं पागल हूँ, तुम करोगे उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर तुम ये करोगे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हारे आगे क्या होगा इसका, तुम्हारे आगे क्या होगा इसका। और मैं भी थोड़ा दंग रह गया कि भाई मैं करता हूँ, मेरे आगे कौन करेगा ये काम, मेरा ऊपर वाला देख लेगा। तो ऊपर वाला ही देख लेगा, लेकिन तुम क्या करने वाले हो। फिर मैंने ट्रेनिंग देना शुरू किया। आई हैव स्टार्टेड गिविंग ट्रेनिंग। जैसे कि मेरे ड्रीम में मैंने पहले सेशन में कहा था कि मुझे यूनिवर्सिटी क्रिएट करनी है। करेक्ट। तो आरोग्यानुभूति फाउंडेशन नाम की एक संस्था हम रजिस्टर करने जा रहे हैं, और थोड़े समय में वो रजिस्टर होगी। उसके अंदर मैं 50 लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ कि जो भी लास्ट 30, 40, 45 ईयर्स में मैंने जो संकलन किया है, जो अनुभव किया है, उसको विशिष्ट प्रोटोकॉल में बांध के उनको ट्रेनिंग देना है मुझे, उनका असेसमेंट करना है, और असेसमेंट करने के बाद जैसे मैं काम करता हूँ वैसे वो भी काम करें। ये ट्रेनर्स जो हैं आप क्रिएट कर रहे हैं, वो सिर्फ महाराष्ट्र से हैं कि कई बाहर से भी है? बाहर से भी है। बाहर से भी। ट्रेनिंग हमारा हिंदी में चलता है। ओके। और महाराष्ट्र में, दिल्ली है, यूपी से है, साउथ से है। मेरी मंशा ये है कि मुझे 100 ट्रेनर बनाना है।
जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता है ना, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, जो बहुत फेमस कविता है। तो मैं भी वही कहता हूँ, वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड आई हैव प्रोमिसेस टू कीप। तो अगले 10 साल में ये प्रोजेक्ट मुझे कंप्लीट करना है। जो मैं काम कर रहा हूँ वो काम करने वाले कम से कम 100 बंदे मुझे क्रिएट करने हैं। और उसमें आइडिया ये है कि उसमें भारत के जितने भी स्टेट्स हैं, हर स्टेट से 2 बंदे होने चाहिए। ओह, दैट्स नाइस। बिकॉज सी आवर इंडियन फूड कल्चर इज सो वाइड। मैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन के भाषा में बोलूँगा, लेकिन अगर कोई बंगाली है, अगर कोई ओडिशा से है, अगर कोई केरला से है, अगर मैं उनके यहाँ जो व्यंजन बनते हैं उस लैंग्वेज में अगर मैं कुछ बात करूं उनसे, तो जाहिर है वो कनेक्टेडनेस ज़्यादा रहेगा। तो मेरी मनसा ही है, अभी तो पूरी नहीं हुई, लेकिन मेरा प्लान है कि हर स्टेट से 2 बंदे हो और उनको मैं 1 साल का ट्रेनिंग है और उस ट्रेनिंग में उनको थियरी कराता हूँ, प्रैक्टिकल कराता हूँ। तो अब आप ये जो 100 ट्रेनर्स आप करना चाहते हो, क्रिएट करना चाहते हो, तो इनके लिए क्या मतलब बस सिर्फ यही करें कि कुछ इसको प्रोफेशनली भी कर सकते हैं लोग, कि ताकि अपना जीविका चले, उनकी जीविका भी चाहिए, क्योंकि इतना टाइम और इतने आप समय दे रहे हो क्योंकि आप सीख भी रहे हो और उसके बाद आप उसको इम्प्लाई करोगे, आप ये करोगे, तो इतना टाइम, इतना डेडिकेशन, कमिटमेंट, उसके लिए क्या मतलब उनको क्या मतलब उसकी वर्केबिलिटी आपके आज के ज़माने के लैंग्वेज में उसकी वर्केबिलिटी कितनी है। करेक्ट। उसमें 2 बातें हैं। पॉइंट नंबर 1, बात को समझो, ठीक है, बात को प्रैक्टिस करो, खुद में ट्रांसफॉर्मेशन दिखाओ, तब जाके आप क्वालिफाई होते हैं मेरा ट्रेनर बनने के लिए। ये कोई एकेडमिक, ये कोई डिग्री कोर्स नहीं है, ये जिंदगी जीना है। जिंदगी जियो, खुद में ट्रांसफॉर्मेशन करो। उसके बाद आपको 2 ऑप्शन है। अगर आप ऑलरेडी एम्प्लॉयड है तो आप साइड करियर के रूप में भी कर सकते हो। पहले ज़माने में आपको तो याद होगा, कोई नौकरी करता है, बाद में शाम को टाइपिंग का काम करता था। मेरे डैडी ने वैसा किया है, साइड इनकम बोलते हैं। कुछ लोग ट्रेडिंग भी करते हैं साइड इनकम के रूप में, कि काम करने का थोड़ा थोड़ा। जब मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो ट्रेडिंग का भूत है ना, वो मैं 1978 से देख रहा हूँ। क्योंकि आइडिया में जब काम करते थे ना, तो एक बंदा था बीच बीच में, अभी आजकल तो सब कंप्यूटर और लैपटॉप पर करते हैं, उस जमाने में वो उधर जाता था, वो जो घंटी बजती है ना, कहीं वो शेयर मार्केट में कहीं वो साइड बिजनेस करता था। तो अगर कोई एम्प्लॉयड है तो साइड बिजनेस के रूप में कर सकता है, करियर बना सकता है वो। अगर कोई महिला है जो घर भी चलाती है और वो अगर करना चाहती है वो भी कर सकती है। कोई बच्चे हैं कि स्कूलिंग कॉलेज ख़त्म हो गया है और कोई करियर सेट नहीं हुआ है, कोई, मुझे सब लोगों के लिए ऑप्शन ओपन है। सब लोग करो, आप सेवा के रूप में करो, करियर के रूप में करो, बस ये नॉलेज पकड़ के रखो और जितना हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के पहुँचाओ और उनको गाइड करो। उनको मैं जैसे जगा रहा हूँ तुम भी जगाओ। तो ये फुल टाइम प्रोफेशन भी हो सकता है, ऐसा आपका कहना है? हो सकता है, लेकिन इसमें ना एक खामी है, जाते जाते वो भी मैं बताऊंगा। और ये खामी ये है कि जो मैं कोर्स सिखाता हूं उसका मैं सर्टिफिकेट देता हूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो सर्टिफिकेट है ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड नहीं है। कोई भी पूछता है क्या आपकी इंस्टीट्यूट स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है क्या, या सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है क्या, तो उसका आंसर है नो, कि ये जो मेरा काम है वो आगे जाके भी कोई भी गवर्नमेंट बॉडी से अप्रूव नहीं होने वाला है। इट विल नॉट बी अप्रूव्ड। तो इस बात का उसको एहसास होना चाहिए कि ये हमारा काम लीगली या टेक्निकली किसी भी लैंग्वेज में को, एज ऑन डेट इट इज़ नॉट सर्टिफाइड बाय एनी गवर्नमेंट ऑथराइज्ड बॉडी। वेयर डू आई स्टैंड? मैं महात्मा गांधी प्राकृतिक चिकित्सा समिति, ये सर्टिफाइड गवर्नमेंट बॉडी का सर्टिफाइड नेचुरोपैथ हूँ। जब लोग सारा बात सुन रहे हैं तो उनको ये भी सुनना चाहिए ना, ये जो बंदा बोल रहा है, बोलता था मैं बैंक में काम करता था, बाद में टेक्सटाइल में पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तो उसको अधिकार क्या है इस विषय पर बात करने का?
आजकल लोग पूछते हैं तुम्हारा क्वालिफिकेशन क्या है, तुम्हारा डिग्री क्या है। वैसे मैं भी किसी डॉक्टर के पास जाता हूँ, देखता हूँ उसका डिग्री क्या है, तो लोग मेरी भी डिग्री देखेंगे ना। तो मैं बाकायदा सर्टिफाइड नेचुरोपैथ हूँ और ये जो सारा दायरा है वो नेचुरोपैथी के अंडर आता है। करेक्ट, बिल्कुल। तो सारा जो काम है आज की स्थिति में, सारा काम मेरी सिग्नेचर से चलता है एंड आई एम सर्टिफाइड नेचुरोपैथ बाय गवर्नमेंट बॉडी। पॉइंट नंबर 1। हमारी जो दूसरी डायरेक्टर है वो डॉक्टर श्रुति है, शी इज सर्टिफाइड होम्योपैथ एंड शी इज सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, मेन स्ट्रीम न्यूट्रिशनिस्ट। ओके। और तीसरी जो डायरेक्टर है शी इज अ फार्मासिस्ट, प्रोफेशनल फार्मासिस्ट, उनकी अपनी खुद की दुकान है और वो बिजनेस भी करती है, एंड शी इज स्पोर्ट न्यूट्रिशनिस्ट। तो 3 हम जो शीर्ष लोग हैं वो तीनों ये काम करने के लिए अधिकृत है, सर्टिफाइड है, और गवर्नमेंट की जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है उसके अनुसार हम क्वालिफाइड और करते हैं काम। उसमें एक लोचा है वो लोचा भी मैं बता देता हूँ। हाँ। तो आज बात खुली है तो पूरी खुलनी दो ना, फिर उसमें छुपाने का क्या। हाँ। जो नेचुरोपैथी मैंने सीखी है और जो फार्मेसी उसने सीखी है और जो न्यूट्रिशन डिग्री उसने हासिल की है, उसके अंदर जो सिखाया गया है वो हम प्रैक्टिस नहीं करते। ओके। हम प्रैक्टिस क्या करते हैं, जो मैंने 40 साल जमा किया है पूंजी, उस पूंजी को हम सामने रखते हैं। तो सर्टिफाइड है लेकिन हम प्रोटोकॉल हमारा फॉलो करते हैं, हम प्रोटोकॉल उनका नहीं फॉलो करते हैं। प्रोटोकॉल हमारा होता है लेकिन वी आर सर्टिफाइड। ओके। सो दैट इज हाउ ये आगे जो मेरे नेक्स्ट व्हाट इज नेक्स्ट आगे कौन करेगा, तो ऐसे 50 लोग हैं, उसमें से 10-20 लोग भी तो बिल्कुल तैयार होंगे और बहुत अच्छा चल रहा है और वो कर रहे हैं। वाह। यस। और मैंने ये भी सुना है कि आप फूड हो गया, फास्टिंग हो गया, इसके बाद योग का भी आप प्रयोग करते हैं। यस। और आपने एक नई तरीके से योग को ढूंढा है, योग का एक रिसर्च किया है जी। और मैंने पहले योग सीखा, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, सदाशिव निम्बाड़कर की जो इंस्टीट्यूट थी योग विद्या निकेतन से सीखा। बाद में मैंने अंबिका योग कुटीर से सीखा एंड देन आई वेंट टू शुभ योग केंद्र माहिम, और जो इसको अयंगार योग बोलते हैं वो भी मैंने सीखा। उनका मैं ट्रेनी टीचर हूँ, मैंने वो डिग्री पास नहीं की है लेकिन मैं ट्रेनी टीचर हूँ उनका। तो ट्रेडिशनल योग प्लस अयंगार योग, इसका जो मेरा ट्रेनिंग हुआ है, मैं एक्चुअली बेटर टू बी डिससेटिस्फाइड पिग जो बोलते हैं ना, वैसा मैं एम डिससेटिस्फाइड पिग। मैं अतृप्त आत्मा हूँ। तो जो भी पढ़ने समझने के बाद मुझे लगा कि मुझे ये नहीं चाहिए, अच्छा है बट आई एम नॉट लुकिंग फॉर दिस, आई एम नॉट लुकिंग फॉर दिस, देन व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। जिस बदलापुर की बात हमने की, रेकी आश्रम था और मैं वहाँ रह रहा था, उस आश्रम में मैं जाके 2-3 महीना रहा। मतलब आई वॉज डूइंग अप एंड डाउन फ्रॉम बदलापुर टू वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जाता था। उस दौरान मैंने खुद पर बहुत काम किया और जो भी मैंने योग, प्राणायाम और जो एनाटॉमी और जो भी है उसके रिलेटेड उसकी पढ़ाई करके मैंने एक ऐसी पद्धति बनाई है जिसका नाम पहले मैं पोस्चर कहता था। एक्चुअली मैं इसको योग कहता हूँ लेकिन ये मिसनोमर है, ये योग नहीं है, लेकिन आम व्यक्ति को समझने के लिए मैंने धन्वंतरि योग करके बोलता हूँ। इट इज बेसिकली अ न्यू टेक्निक जो आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट दे। मराठी में एक कहावत है ना, आखुड़ शिंगी बहु दूधी अल्प कष्टी कम खर्ची। जो गाय कैसी हो, दूध ज़्यादा देने वाली हो, सींग छोटे हो, रंग काला हो, स्वभाव से गरीब हो, घास कम खाए, गोबर ज़्यादा दे। तो मुझे लगता है कि ये जो धन्वंतरि योग मैंने क्रिएट किया है ना, वो उस गाय जैसा है। समय कम लगता है, सारे शरीर की सर्विसिंग होती है, उसमें हाइपरट्रॉफी होती है, उसमें जो लिम्फेटिक सिस्टम हमारी एक्टिवेट होती है, लिम्फ आगे सरकता है। मतलब 12 मिनट के अंतराल में आप एक फिटनेस का पूरा फंडा मैं आपको दे रहा हूं। ओके। आई एक्सपेक्ट यू टू प्रैक्टिस ओनली 12 मिनट्स पर डे और 3 मिनट रेस्टिंग करके 15 मिनट का पैकेज है मेरा। लेकिन वो बहुत ही सटीकता से करना है, एब्सोल्युटली प्रिसीजन चाहिए उसमें। अगर आप वो करो 12 मिनट और आप अगर ये 80-20, 60-40 इसेंशियल्स को जोड़ो,
इट बिकम्स अ कपल, इट बिकम्स अ कपल। और अधिक से अधिकम फलम, मतलब इसको जोड़ो तो अच्छा ही फल है, नहीं जोड़ो तो भी है, लेकिन दोनों को अगर जोड़ दो तो बिल्कुल सोने पे सुहागा। एक होलिस्टिक अप्रोच हो जाता है। और उसके भी टीचर्स मैंने क्रिएट किए। अब मैं नहीं सिखाता वो, नाउ आई हैव स्टॉप टीचिंग धन्वंतरी योग। ओके, आई हैव टॉट इट टू माय स्टूडेंट्स। नाउ ऐसे 5 टीचर्स हैं मेरे, तो जिसको भी योग सीखना है, और हम योग ऑनलाइन भी सिखाते हैं अभी। ओके, कोरोना की वजह से ऑफलाइन को रोक लगी तो फिर ऑनलाइन सीखना शुरू हुआ, बट नाउ इट इज अ ब्लेंड ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो वो योग सिखाते हैं। तो माधव जी, ये धन्वंतरी योग के बारे में मैं थोड़ा सा और जानना चाहता हूँ कि ये धन्वंतरी योग अलग कैसे है? मतलब आपने अयंगर किया है, अलग अलग तरह के योग किए हैं, और उसमें से ये आप धन्वंतरी योग, आपने अपना एक योग की पद्धति आपने निर्माण की, तो ये क्या अलग है और ये कितना इफेक्ट करता है और कैसे इफेक्ट करता है, ये जानना चाहते हैं हम। मेरे पास समय बहुत कम था खुद को स्वस्थ रखने के लिए। आई कुड नॉट अलॉट मेनी आवर्स फॉर फिटनेस, तो दैट वाज द ड्राइविंग फोर्स। 1-2 घंटा योगा करना मेरे लिए संभव नहीं था, और होता ही नहीं था। फिर मुझे कम से कम समय में कैसे उसके गुण विशेष देखो, उसकी क्या विशेषता है, कैसे अलग है। समय कम लगेगा, पॉइंट नंबर 1। मुझे कोई प्रॉप्स नहीं चाहिए उसको, फ्री हैंड, कोई वजन नहीं, कोई रस्सी नहीं, क्योंकि अयंगार योग में वो रस्सी रहती है, फिर वुडन ब्लॉक्स रहते हैं, बेल्ट रहते हैं, तो इतना सारा जो झमेला है वो नहीं चाहिए था। तो समय कम चाहिए था। बाद में दिन के कौन से भी समय मुझे करना है, सुबह करो, शाम को, कभी वक्त में तो करना है, फ्री हैंड्स करना है। और मुझे मेरे शरीर में बेसिकली क्या बदलाव करना है, मेरा टारगेट क्या है, वो टारगेट मुझे ट्रेडिशनल योग के दायरे में नहीं मिलता था। वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। वो जो मैं कर रहा था ना, वो मैं करता था फैट लॉस के लिए। फैट लॉस कैसे होगा? हमारा जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, मतलब हम जो बैठे हैं, कोई काम नहीं कर रहे, वैसी स्थिति में आपका BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट कितना है, वो बढ़ाना चाहता था मैं। और मुझे लंबर पेन था, घुटने में दर्द था, तो जो HIIT या जो भी लोग कहते हैं फलाना अपर बॉडी लोअर बॉडी सब करो, वो मैं करने के लिए मैं सक्षम नहीं था। तो आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग जो मेरे जैसा व्यक्ति कर सके, उतने कम समय में कर सके, और मुझे करनी थी हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी मतलब मसल्स जो शरीर में होते हैं उसकी बढ़ोतरी। तो होल फोकस ऑफ धन्वंतरी योग वॉज ऑन हाइपरट्रॉफी। ओके, अब ट्रेडिशनल योग करोगे तो उसमें हाइपरट्रॉफी की कोई संभावना नहीं होती है। ट्रेडिशनल योग इज अ ग्रेट वैल्यू एडिशन टू योर लाइफ, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन हाइपरट्रॉफी ये जो एरिया है, उस एरिया में उससे कोई फायदा नहीं हुआ। फैट रिड्यूस कभी नहीं होंगे ज्यादा। अगर हाइपरट्रॉफी नहीं होगी तो BMR नहीं बढ़ेगा, और BMR नहीं बढ़ेगा तो बैठे बैठे मेरा जो फैट है वो खर्चा कैसे होगा? करेक्ट। तो मुझे, और हाइपरट्रॉफी अपर बॉडी लोअर बॉडी जिम्नेशियम में करो तो होता था। मतलब मेरा टारगेट था हाइपरट्रॉफी। ट्रेडिशनल जिम में करता नहीं था, और योगा से कोई परिणाम नहीं होता था। तो मुझे ट्रेडिशनल जिम और योगा का एक ऐसा मिश्रण, संतुलन चाहिए था कि तो दिखे योगा जैसा, इट शुड लुक लाइक योगा बट इट शुड रिजल्ट लाइक ट्रेडिशनल जिम्नेशियम। तो ये धन्वंतरी योग की खोज जो है वो इस दृष्टि से हुई। और जब फिर आप बोलोगे प्रमाण क्या है तुम्हारा हाइपरट्रॉफी बढ़ा, तो उस समय मेरे पास टैनिटा नाम का एक मशीन था। वो मशीन पर खड़ा रहो तो आपके शरीर में कितना पानी की मात्रा है, कितनी फैट की मात्रा है, कितनी मसल्स की मात्रा है, वो रीडिंग्स उसमें मिलते थे। मैं प्रैक्टिस करता था। 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद मशीन पर खड़ा रहो, मसल्स बढ़ गए, और 15 दिन करो, फिर मसल्स बढ़ गए। तो मैंने मेरे पर और मेरे अनेक स्टूडेंट पर यह प्रमाणित किया कि धन्वंतरी योग करने से शरीर में हाइपरट्रॉफी होती है, और हाइपरट्रॉफी होने की वजह से BMR बढ़ता है, और बढ़े हुए BMR के कारण रेगुलर फैट लॉस होके अंततः आपकी चर्बी जो है शरीर में वो धीरे धीरे कम होती है। तो ये जो कड़ी है वो जोड़ते जोड़ते धन्वंतरी योग की खोज हो गई। ओके, तो दैट इज हाउ धन्वंतरी योग आ गया। अब दूसरा, ये तो पहला इक्वेशन एस्टेब्लिश हुआ।
अब सवाल है सेफ्टी का। अगर आप ट्रेडिशनल योग सिखाते हो तो आपके पीछे 5000 साल की परंपरा है जो आपको प्रोटेक्ट करती है। करेक्ट। धन्वंतरी योग की परंपरा मेरे से शुरू होती है, तो मेरे पास कोई 5000 साल की परंपरा नहीं है मुझे प्रोटेक्शन देने के लिए। सो आई हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल एंड विजिलेंट अबाउट व्हाट एवर आई एम टेलिंग टू डू। यू शुडंट हर्ट, पहले डोंट डू एनी डैमेज। तो इसलिए मैंने उसमें लॉकिंग और स्ट्रेचिंग ये दोनों बातें डाली थी। और दूसरा ये पॉइंट है जिसमें वो ट्रेडिशनल योग से अलग है। एक तो हाइपरट्रॉफी होती है और दूसरा इसमें अलग अलग ये है कि इस योग में पहले हम लॉक करते हैं। मसल्स जो है अपनी एडी से लेकर गर्दन तक जो मसल्स है वो लॉक करते हैं। वो लॉक करने के बाद स्ट्रेच करते हैं। और ट्रेडिशनल योग में शरीर को ढीला रखो, शरीर को शिथिल करो, ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। मेरे इसमें शरीर को टाइट करो, बिल्कुल विपरीत है। अगर कोई बंदा शरीर को अंदर से लॉक करता है और उसके बाद स्ट्रेच करता है तो डैमेज होने की संभावना बढ़ती है। इसलिए इट हैज टू बी प्रैक्टिस्ड प्रिसाइसली। अगर गलत प्रैक्टिस करो तो डैमेज हो सकता है, इसलिए प्रिसीजन पर ज्यादा जोर दिया मैंने। वैसे ट्रेडिशनल योग भी प्रिसाइज ही करना चाहिए, लेकिन अगर प्रिसाइज ना भी करो तो थोड़ा 19-20 होता है तो डैमेज नहीं होगा, शायद फायदा कम होगा, लेकिन इसमें फायदा तो नहीं होगा, लेकिन दैट पर्सन विल डैमेज। तो एक कम समय में करना है, बॉडी मसल्स लॉक करके स्ट्रेच करना है, उससे हाइपरट्रॉफी करना है, प्रिसाइज करना है। और उससे सबसे ज़्यादा मतलब इसका पहले आभास पहले मुझे नहीं था। व्हेन यू प्रैक्टिस धन्वंतरी योग, एक बात मैं बताना चाहता हूँ, हमारे शरीर में लिम्फ नाम का एक लिक्विड रहता है, सफ़ेद लिक्विड होता है लिम्फ। ओके। हाँ, जैसे हमारे शुद्ध रक्तवाहिनी एक सिस्टम है, अशुद्ध रक्तवाहिनी एक सिस्टम है, वैसे लिम्फ सिस्टम करके उसमें से व्हाइट लिम्फ यानी सफ़ेद, वो लिम्फ हमें शरीर में घूमते रहता है। तो लिम्फ जो है ना वो आगे नहीं सरकता, इट हैज़ नो इनबिल्ट सिस्टम टू पुश। जब तुम एक्टिविटी करते हो, जब मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है तो धीरे धीरे वो आगे सरकता है। ओके। तो धन्वंतरी योग की खूबी ये है कि धन्वंतरी योग के जो पोस्चर्स है उसकी वजह से मसल्स लॉक होते हैं, मसल्स स्ट्रेच होते हैं और लिम्फ आगे सरकता है। और जैसे जैसे लिम्फ आगे सरकता है आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। ओके। तो हाइपरट्रॉफी होती है, इम्यूनिटी बढ़ती है, बॉडी रिलैक्स होती है, बहुत फायदे धन्वंतरी योग के होते हैं। और इसलिए मैंने वो अलग से फूड के साथ जोड़ के वो भी मैं सिखाता हूँ। ओके। और अभी मेरे टीचर्स भी रेडी है, अभी वो सिखाते हैं। सो दीज आर द थिंग्स विच ट्रेट्स हम कहेंगे, उसके गुण क्या है, तो ये उसकी विशेषता ये है, गुण विशेषता। मतलब ये दोनों मिलाकर अगर करें तो इट विल बी एन एक्सट्रीमली हेल्दी एंड हेल्पफुल थिंग। एब्सोल्युटली। एंड ये धन्वंतरी योग किस एज से शुरू कर सकते हैं? मेरे हिसाब से 18 साल के नीचे के लड़के ये योग ना करें। ओके। लेस देन 18 ईयर्स। और जो प्रेग्नेंट महिला है वो ये योग ना करे। अच्छा। बाकी कोई भी व्यक्ति है, कोई ऑपरेशन भी हो, हार्ट का बीमारी जो भी है वो करे योग, लेकिन ये 2 कैटेगरी के लोग हैं जो ना करे धन्वंतरी योग। एंड एज अ सेफ साइड में कहता हूँ कि डोंट डू इट। वाह। सो आपने आज मतलब ऑलमोस्ट एक पूरा वो कंप्लीट कर दिया कि हेल्थ प्रोग्राम और ये पैकेज, टोटल पैकेज। और ये जैसे हमने पिछले एपिसोड में भी आपका फूड के बारे में और आपके हेल्थ के कॉन्सेप्ट्स के बारे में, आपके रिसर्च के बारे में, आपके जो इनसाइट्स जो निकाले हैं आपने आपके रिसर्च से, वो सब लेके फाइनली आज एक ऐसा कंक्लूजन मिला है कि आप आपके भागती हुई ज़िंदगी में, आपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप थोड़ा समय भी निकाल के अगर आप ये धन्वंतरी योग करो तो आप मतलब फिटनेस की दुनिया में मतलब कायम रहोगे। और आप हेल्थी पूरा लाइफ अंत तक हेल्दी रहोगे। जैसे कि मैंने कहा था, डॉक्टर आएगा सर्टिफिकेट देने को, उसको डाउट आना चाहिए, उसको डाउट आया मतलब मैं जीत गया, फिर आई एम सक्सेसफुल। हम लोग ये तय कर लेंगे डॉक्टर को सरप्राइज ही दें, सरप्राइज है ना? यस, अंत तक की। और ऐसी मतलब खुद भी जियो, दूसरे को भी स्वस्थ बनाओ, लोगों को ऐसे बनाओ, पीढ़ियां ऐसे तैयार करो कि जहां से आपका क्या कहते हैं सही रूप में, हो सकता है 200 साल बाद ऐसे ही हम फिर मिलेंगे। जो मेरा विजन है कि एक स्वस्थ बच्चा पैदा हो, तो उस समय मैं भी एक बच्चा होता और तुम भी एक बच्चे होते, तो फिर से हम मिलेंगे 200 साल बाद।
आमीन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो अब तसल्ली हुई कि नहीं कि आप बहुत कुछ खा सकते हैं, अलग अलग तरीके से आप खाना या पदार्थ बना सकते हैं, लेकिन ये सारे फंडामेंटल्स और ये सारे जो विचार हैं, जो सोच हैं, इसको ध्यान में रखते हुए तो ऐसा है कि आप खा सकते हो, स्वस्थ रह सकते हो, लेकिन आपको ये इनसाइट्स बहुत ज़रूरी था, इसलिए हमने माधव जोशी को फिर दोबारा बुलाया था। और अगर आपको इनसाइट्स चाहिए या और उनके बारे में कुछ जानना है तो आप हमें कमेंट्स में लिखिए, हम उनको फिर बुलाएंगे, क्योंकि उनका रिसर्च तो जारी है और उनका ज्ञान तो बढ़ता ही रहता है। तो उनका ज्ञान आपको बांटने में, आपसे बांटने में, शेयर करने में हमको भी मज़ा आएगा। तो आप कमेंट्स में लिखिए। धन्यवाद।